हेलो एवरीवन। आज हम लोग डायरेक्ट टैक्स का आपका पार्ट सी पढ़ने वाले हैं, जिसमें कवर होने वाला है टैक्स मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसीजर एंड आईसीडीएस वाला पार्ट। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इससे, आपके पार्ट सी को। नाउ अगर हम लोग सिलेबस के ऊपर फोकस करें, इफ यू फोकस ऑन द सिलेबस, तो ये जो आपका पार्ट सी है, जिसमें टैक्स मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और आईसीडीएस कवर होता है, वो 20% के लिए है। मतलब 20% मार्क, यानी 20 मार्क्स आप लोगों के इस पार्ट से आने वाले हैं। और ये पार्ट से ही मेजॉरिटी थियरी रहेगा। मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 में से 20 मार्क थियरी में ही आएंगे। एक आधे केस में दे कैन आस्क यू प्रैक्टिकल्स, बट नॉट मच चांसेस। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स थियरी ही आएगा। और आपका डीटी के पेपर का जो आखिरी का क्वेश्चन आता है, जो पूरा थियरी होता है, वो पार्ट सी के बेस्ड होता है। मतलब अगर आप लोगों ने पार्ट सी और पार्ट ए ठीक से किया तो 30% मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। और ये पार्ट सी एंड पार्ट ए, जिसमें हमने पार्ट ए में जिसमें हमने पढ़ा था रेसिडेंशियल स्टेटस, बेसिक्स, एग्जाम्पशंस, ये दोनों करने को यू विल हार्डली टेक अ डे। तो 30% सिलेबस आपका एक दिन में कवर हो सकता है। देन यू कैन मूव अहेड विद द पार्ट बी एज वेल। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है रिटर्न एंड पैन। जो आप इनकम कंप्यूटेशन और टैक्स कैलकुलेशन करते हो, इसका रिटर्न और पैन कैसे जाएगा। देन वी नीड टू स्टडी असेसमेंट प्रोसीजर। देन वी नीड टू स्टडी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देन वी नीड टू स्टडी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। देन वी नीड टू स्टडी एडवांस टैक्स। एंड एट द एंड वी विल बी स्टडिंग इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। और ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा है या लिखा है यहाँ पे, ये आपको फाइनल लेवल पर भी कंटिन्यू होता है। मतलब आप इंटर पास करने के बाद जब फाइनल में जाते हो, तो आपको रिटर्न एंड पैन वहाँ पर भी मिलेगा, असेसमेंट प्रोसीजर वहाँ पर भी मिलेगा, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स वहाँ पर भी मिलेगा। चलिए, सो सबसे पहले हमारा पार्ट है रिटर्न एंड पैन। तो रिटर्न क्या है? ये है इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब जो भी आप लोगों ने इनकम और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया है, वो गवर्नमेंट को कम्युनिकेट किस फॉर्मेट में करेंगे? तो सर वो रिटर्न के फॉर्मेट में करेंगे। सो विल कम्युनिकेट दिस इन द फॉर्मेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न है, जिसमें हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हमारा एसएससी का टाइप है, हम किस टाइप की एसएससी है, एड्रेस क्या है, इनकम के सोर्सेज क्या है, कितना इनकम है, कितना टैक्स है, वगैरह वगैरह सब कुछ आएगा। एंड देन वी नीड टू स्टडी परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि पैन। पैन मतलब क्या है? आपका बर्थ सर्टिफिकेट अंडर इनकम टैक्स है। इन जिस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट के लिए आपका स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर इज योर आइडेंटिटी, उसी तरीके से इनकम टैक्स में आपका आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन योर परमानेंट अकाउंट नंबर, आपका पैन नंबर, है ना। तो अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ भी कम्युनिकेट करना है, तो यू मस्ट हैव योर पैन विथ यू। चलिए बढ़ते आगे। अब सबसे पहले बढ़ते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न, है ना। तो किस व्यक्ति को, हु आर द पीपल दोज आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर रखना दिमाग में कि एनीबडी हु इज हैविंग इनकम अबव द मिनिमम एप्लीकेबल एग्जेम्पशन लिमिट, दैट पर्सन नीड टू फाइल द रिटर्न। मतलब अगर आप कंपनी हो तो कंपनी को एग्जेम्पशन कुछ भी नहीं है, पार्टनरशिप को एग्जेम्पशन कुछ नहीं है, इंडिविजुअल अगर आपका एग्जेम्पशन के ऊपर का अगर आपका रिटर्न है, तो आपको एग्जेम्पशन के ऊपर का अगर आपका इनकम है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। देन देर आर सम ट्रांजैक्शन बेस्ड और अमाउंट बेस्ड रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट, कुछ असेट बेस्ड रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट। आप लोगों को ये रट्टा मारना है। तो बेसिकली इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें जो होगी वो आपको लर्न करने वाली है, रट्टा मारने वाली है। जैसे ये फाइलिंग ऑफ रिटर्न का जो सेक्शन है, वो पूरा दिया गया सेक्शन 139 में, ठीक है। इस चैप्टर में आप लोगों को हर जगह पर जितने हो सके उतने मैक्सिमम सेक्शंस लर्न करने की ज़रूरत है। सेक्शंस याद करना ज़रूरी है। आंसर में सेक्शन अगर कोट करोगे तो अच्छा रहेगा। अब ये सर सब सेक्शन भी याद रखना है क्या? अगर सब सेक्शंस याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सिर्फ मेन सेक्शन याद रखो कि 139 में ये कहा गया है कि रिटर्न भरने की बात कही गई है। तो ठीक है, सबसे पहला कंपनी, यानी एक कंपनी, अ फर्म और पार्टनरशिप फर्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर साइज ऑफ इनकम, इवन अगर आपके पास में लॉस है तो भी आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को रूपी 1 से टैक्सेबिलिटी आती है। ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी एंड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, ये लोग अगर इनकम टैक्स में कुछ एग्जेम्पशन और कुछ बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं, देन दे नीड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईटीआर या रिटर्न ऑफ इनकम, आरओआई भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, अदर इंस्टीट्यूशन हो जो सेक्शन 35 यानी
हम लोगों ने जो पढ़ा था साइंटिफिक रिसर्च में अगर कवर्ड हो तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम आपको रिटर्न भरने की जरूरत है। और एनी अदर पर्सन, अगर आप कोई where income before giving exemption etc exceeds maximum amount which is not chargeable to income tax तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपकी इनकम जो मैक्सिमम अमाउंट जो एग्जेम्पशन आपको प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर अगर जा रही है तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। नंबर वन, आप कंपनी हो, फर्म हो, तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम आपको रिटर्न भरने की जरूरत है। और इनके अलावा एनी अदर असेसी हो तो आप लोग अगर कोई बेनिफिट इनकम टैक्स लॉ में क्लेम कर रहे हो, कोई एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो या कोई डोनेशन के नाम पे बेनिफिट क्लेम कर रहे हो वगैरह वगैरह अगर कुछ क्लेम कर रहे हो तो इन दैट केस एज वेल आप लोगों को रिटर्न भरना जरूरी है। तो कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न में देखिए क्या क्या है। एनी पर्सन बीइंग रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट शैल फर्निश अ रिटर्न विद इन ड्यू डेट। ये ड्यू डेट क्या हम लोग पढ़ेंगे, रिटर्न भरने की ड्यू डेट होती है in respect of his income or loss for the previous year irrespective of the fact that his total income does not exceed basic exemption limit or does not have any taxable income if he, मतलब ये जो दो केसेस हम लोग पढ़ रहे हैं इन दो केसेस में आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है, आपकी इनकम कितनी भी रहे या इनकम नहीं भी रहे। सबसे पहले क्या कहा, होल्ड्स एज अ बेनिफिशियल ओनर और अदरवाइज एनी असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और हैज साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। और दूसरा कहा इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर अगर आपका कोई असेट है या आप बेनिफिशियल ओनर हो या आपके पास में इंडिया के बाहर फाइनेंशियल असेट्स है जैसे शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, या आपके पास में साइनिंग पावर या साइनिंग अथॉरिटी है, तो आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम आपको रिटर्न भरना जरूरी है। मीन्स इफ यू आर हैविंग एनी इनकम आउटसाइड इंडिया यू नीड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इसके अलावा अगर आपके कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ये जो नीचे आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस दी है, तो इन दीज हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस अगेन आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा, हैज डिपॉजिटेड एन अग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 crore इन वन और मोर करंट अकाउंट मेंटेन विद द बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक। यानी साल भर में आपने अग्रीगेट 1 करोड़ या उससे ज्यादा अगर पैसा डिपॉजिट किया है किसी एक और मल्टीपल करंट अकाउंट्स में तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है। हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 lakh फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए जा रहे हो और 2 लाख के ऊपर का खर्चा कर रहे हो। हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 lakh टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फुलफिल सच एनी अदर कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड। मतलब अब रिटर्न भरना किस किस को जरूरी है सर। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट तो मैं कहूँगा कि सर अगर मेरी इनकम जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स या जो अप्लीकेबल एग्जेम्पशन लिमिट है मुझे उससे ज़्यादा है तो मुझे रिटर्न भरना पड़ेगा। नंबर वन, कंपनी और फर्म को इन एनी केस रिटर्न भरना पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। नंबर टू, नंबर थ्री, अगर मैं ट्रस्ट हूँ, अगर मैं यूनिवर्सिटी हूँ या साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन हूँ या पॉलिटिकल पार्टी हूँ और लाइक दिस, अगर मैं इनकम टैक्स लॉ में कुछ बेनिफिट क्लेम कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न भरने की ज़रूरत है। नंबर फोर, अगर मेरा फॉरेन में कोई असेट है या मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ या मेरे पास में साइनिंग अथॉरिटी है उसमें भी मुझे रिटर्न भरना जरूरी है। नंबर फाइव, अगर मैं किसी एक करंट अकाउंट और मल्टीपल करंट अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर अग्रीगेट 1 करोड़ या उसके ऊपर डिपॉजिट कर रहा हूँ या फिर अगर मैं ट्रैवल के ऊपर फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख के ऊपर खर्चा कर रहा हूँ या फिर मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन 1 लाख के ऊपर है तो भी मुझे रिटर्न भरने की जरूरत है। इट इज मैंडेटरी फॉर मी टू फाइल द रिटर्न, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपको लॉस होता है इन दैट केस एज वेल एक बैकडोर एंट्री से आपको रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट आपको लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड करो, बट वो पॉइंट जब आएगा तब हम पढ़ेंगे। तो एक बार क्विकली देखते हैं किसको रिटर्न भरने की जरूरत है। तो सर कंपनी और फर्म टर्नओवर कितना भी रहे रिटर्न भरना जरूरी है। ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, बिजनेस यूनिवर्सिटी और बिजनेस ट्रस्ट, इनको सर अगर मैं कोई इनकम टैक्स एक्ट में बेनिफिट एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा हूँ डोनेशन के नाम पे या किसी और नाम पे तो भरना जरूरी है। एनी अदर पर्सन, तो सर मेरा जो एग्जेम्पशन लिमिट है उससे ऊपर मैं जा रहा हूँ तो मुझे भरने की रिक्वायरमेंट है। अगर मेरी फॉरेन में कोई असेट है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट या मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ या अगर फॉरेन की कोई असेट का मैं इंटरेस्टेड पार्टी हूँ या साइनिंग अथॉरिटी है तो मुझे रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। और अगर मेरे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है जैसे करंट अकाउंट में एक्सीडिंग 1 करोड़ किसी एक और अग्रीगेट
या फिर 2 लाख के ऊपर का फॉरेन ट्रैवल का खर्चा कर रहा हूँ मैं, या फिर 1 लाख के ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कर रहा हूँ मैं, तो मुझे रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ये सारा जो है आपको रट्टा मारना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किन किन को रिटर्न भरना मैंडेटरी है, तो रूट लर्निंग रट्टा मारना जरूरी है ये। ठीक है, चलो बढ़ते हम लोग आगे। अब कुछ सवाल जैसे वेदर फॉलोइंग असेसी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। ये कुछ एग्जांपल दिए हैं। पहले इसमें कहा है मिस्टर एक्स जिसका टैक्सेबल इनकम है बिफोर डिडक्शन 5 लाख, मिस्टर वाई 30,000, ए लिमिटेड 10,000, बी लिमिटेड 20,000। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इनका आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, दिया आप लोगों ने आंसर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स कौन है हमारे लिए, ये मिस्टर एक्स तो सर इंडिविजुअल है, ही इज एन इंडिविजुअल, बराबर है। तो मैं देखूंगा कि इसका वो लिमिट के ऊपर अगर जाएगा तो रिटर्न भरने की इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, वो सबसे अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो सर मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई दोनों इंडिविजुअल है। ए लिमिटेड तो सर ये कंपनी है और बी लिमिटेड भी कंपनी है, तो कोई सवाल ही नहीं है सर इनका कुछ पूछने का। इनको तो आईटीआर भरने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट वैसे भी है सर। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं आप लोगों के जवाब और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या जवाब है, सही है गलत है, अकॉर्डिंगली हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो यह जवाब मिस्टर एक्स 5 लाख की इनकम है, तो सर वो 2.5 लाख की लिमिट जो आप लोगों ने पढ़ाई थी उससे ऊपर तो उसको रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट है। मिस्टर वाई 30,000 ही है, इनकम बहुत कम है, रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ए लिमिटेड बी लिमिटेड इनको तो लॉस भी होवे कुछ भी होवे तो कंपनी रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट वैसे भी, तो इसको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 1 मार्क के लिए, या ये चारों क्वेश्चन अगर आए तो 4 मार्क्स के लिए आ जाएंगे, 4 मार्क के लिए चारों एक साथ में अगर आ गए तो 1 मार्क्स ईच के लिए, छोड़ना नहीं है हमें ये। या फिर डायरेक्ट थ्योरी आ सकता है कि हु आर दी एसएससीज दोज आर रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, या किन लोगों को रिटर्न भरना मैंडेटरी है, ऐसा डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है। चलिए, अब सर ड्यू डेट क्या है, व्हाट इज द ड्यू डेट और व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द रिटर्न। जो कि टाइम लिमिट दी गई है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में, है ना। हो सके तो यहाँ पे सबसेक्शन भी याद रखिए कि सर 139(1) में रिटर्न भरने की ड्यू डेट और टाइम लिमिट दी गई। अब रिटर्न भरने की आपको जो टाइम लिमिट दी गई है, ये टाइम लिमिट या ये जो डेडलाइन है, ये अलग अलग एसएससी के लिए अलग अलग तरीके से बांटी गई है। जैसे अगर आप ऐसे एसएससी हो जिसका ऑडिट होता है और ट्रांसफर प्राइसिंग भी एप्लीकेबल है तो डेट अलग है। अगर आप ऐसे एसएससी हो जिसका सिर्फ ऑडिट होता है तो डेट अलग है। अगर आप किसी फर्म के पार्टनर हो जिसका ऑडिट होता है, यानी वर्किंग पार्टनर हो जिसका ऑडिट होता है तो डेट अलग है, और बाकी हो के लिए डेट अलग है। तो ये दिया है आप लोगों को डेट। ठीक है, तो ये सारी डेट आपको अगेन रट्टा मारनी है। सबसे पहले कहा है where the assessor is required to furnish report of form 3CEB। ये ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है अंडर सेक्शन 92E पर्टेनिंग टू द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। आप लोग जब फाइनल में पहुंचोगे, सीएमए फाइनल में जब आप लोग पहुंचोगे तो आप लोगों को ट्रांसफर प्राइसिंग नाम का एक चैप्टर है, ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये जो इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग है ये आपको 20 मार्क्स के लिए आता है वहाँ पर एक चैप्टर ही। बट यहाँ पर सिर्फ रिटर्न भरने के लिए आपको ध्यान में रखने का है कि अगर आपका 92E में ऑडिट हो रहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग अगर आप लोगों को अप्लीकेबल है, तो आपको ड्यू डेट है 30 नवंबर ऑफ AY। ये जो सारे नाम दिए गए हैं इन सब के आगे आपको एक वर्ड ऐड करना है ऑफ AY, मतलब असेसमेंट ईयर। ठीक है, ऑफ AY सबके आगे ऐड करने का है। अगर आप कोई असेसी हो वेयर द असेसी इज अ कंपनी नॉट हैविंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, या फिर आप कोई ऐसे असेसी हो जिसका अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ बोला है, मतलब जरूरी नहीं कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर ऑडिट होना चाहिए, किसी और लॉ में भी ऑडिट हुआ तो भी आपको ये ड्यू डेट लगेगी। या फिर आप ऐसे ऐसे जो वर्किंग पार्टनर है, सिर्फ पार्टनर वर्ड नहीं यूज किया यहाँ पे, वर्किंग पार्टनर वर्ड यूज किया है, वर्किंग पार्टनर हो इन अ फर्म एंड अकाउंट ऑफ द फर्म आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ, तो आप लोगों के लिए ड्यू डेट क्या बताइए हमने 30 सितंबर ऑफ AY। और इन एनी अदर केस, मतलब आप इनमें कहीं पे भी कवर अगर नहीं होते हो, जैसे मान लेते सैलरीड पर्सन है, नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसका ऑडिट भी नहीं होता है, तो आपको ड्यू डेट 31 जुलाई ऑफ AY। ठीक है, सो समझ लेते हैं एक बार इसको हम लोग फिर से। जैसे मान लेते हैं आप लोग एक कंपनी, तो फॉर एग्जांपल यू आर अ कंपनी जिसको ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लीकेबल है, ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लीकेबल है। ठीक है, और हम हर जगह पर बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर
या फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर 19-20 ओनली, ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग अगर अप्लीकेबल था क्या था 30 नवंबर, तो सर 30 नवंबर को मुझे रिटर्न भरना जरूरी है। 30 नवंबर ऑफ व्हाट ए वाई, तो 19-20 का ए वाई क्या है 20-21 बराबर है। तो 30 नवंबर 2020 या उसके पहले आपको रिटर्न भरना जरूरी है। अगर आप ऑडिट करवा रहे हो, ट्रांसफर प्राइसिंग वाला नहीं, कोई दूसरा ऑडिट, ठीक है, किसी भी लॉ में ऑडिट हो रहा है तो भी चलेगा, ऑडिट अंडर एनी लॉ इज ओके टू अस। या फिर आप वर्किंग पार्टनर हो किसी पार्टनरशिप फर्म के जिसको ऑडिट हो रहा है, तो आपको ड्यू डेट क्या बताइए हमने 30 सितंबर ऑफ ए वाई, 30 सितंबर ऑफ ए वाई मतलब 30 सितंबर 2020। और आप इन दोनों में नहीं आते हो, मतलब आप एनी अदर हो, यानी मान लेते सैलरीड पर्सन हो या कोई और एंटिटी हो, राइट, तो आपको ड्यू डेट क्या है 31 जुलाई ऑफ ए वाई। ये याद रखना है, इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू वगैरह में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं, अदरवाइज भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से। तो अगर आप कोई ऐसे एसएससी हो जिसका सेक्शन 92 ई में ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑडिट होता है, तो आपको रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट कब है 30 नवंबर ऑफ ए वाई। अगर आप ऐसा एसएससी हो जिसका ऑडिट हो रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग के अलावा कोई भी लॉ में, कैसे भी लॉ में, या फिर आप कोई ऐसे एसएससी हो जो वर्किंग पार्टनर है जिस फर्म में, जिस पर जहाँ पे उस फर्म का ऑडिट हो रहा है, तो 30 सितंबर ऑफ ए वाई, और इन एनी अदर केस 31 जुलाई ऑफ ए वाई, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हुए, फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अब अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम लेट भरा या नहीं भरा, तो आप लोगों को कुछ पेनल्टी तो पड़नी चाहिए ना। अगर आपने इनकम रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरा या लेट भरा, तो देयर मस्ट बी सम पेनल्टी टू बी पेड बाय यू, बराबर है। तो डिफॉल्ट करने में फीस कितनी आपको याद रखना है। तो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। वेयर अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 एंड फेल्स टू डू सो विद इन द ड्यू डेट, ड्यू डेट में अगर आपने भरा नहीं, तो ही शैल पे फीस। कितनी फीस भरनी है उसको देखिए, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, आपका टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर नहीं है, तो आपको सिर्फ एक फीस भरनी है। कितनी भरनी है 1000 रुपीज। मतलब अगर आप ऐसे ऐसे सी हो जहाँ पे आपने रिटर्न लेट भरा और आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर नहीं है, तो आपको 1000 रुपये का ब्लैंकेट फीस भर के क्लोज करना है इशू। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर जा रही है, इफ योर टोटल इनकम एक्सीड्स 5 लाख एंड इफ द रिटर्न इज फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द ए वाई, तो पेनल्टी है, फीस है 5000, और इन एनी अदर केस फीस है 10,000। मतलब मान लेते हैं कि आप एसएससी हो, ठीक है, यू आर एसएससी, ठीक है, और आपकी इनकम है 4 लाख रुपए, ठीक है। तो आपको रिटर्न भरने की जो भी आपकी ड्यू डेट थी, हम लोग बात अगेन कर रहे हैं 19-20 की, वी आर टॉकिंग अबाउट 19-20 के लिए, ठीक है, प्रीवियस है 19-20। तो जो भी आपको ड्यू डेट है, 4 लाख की आपकी इनकम है, जो भी आपको ड्यू डेट है 31 जुलाई 2020, 30 सितंबर 2020, 30 नवंबर 2020, वो डेट के पहले आपको रिटर्न भरना है। अगर आपने वैसा नहीं भरा, तो आपको पेनल्टी कितनी है देखिए 1000 रुपीज। कोई डेट वगैरह नहीं दिया, डायरेक्टली बोल दिया कि आपको 1000 रुपये की फीस भरनी है या पेनल्टी भरनी है, एंड देन आप रिटर्न भरना शुरू कर दो, रिटर्न भर दो ड्यू डेट में नहीं भरा है तो। लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे हो जिसकी इनकम 5 लाख के ऊपर है, योर इनकम इज ग्रेटर देन 5 लाख, यहाँ पे हमने दो बाइफरकेशन की। अगर आपने 31 दिसंबर ऑफ ए वाई, 31 दिसंबर ऑफ ए वाई, ठीक है, 31 दिसंबर ऑफ ए वाई मतलब 31 दिसंबर 2020, यहाँ तक के अगर रिटर्न भर दिया तो पेनल्टी अलग है, और अदर केस में आपको पेनल्टी अलग है। देखिए, अगर 31 दिसंबर ऑफ ए वाई तक के अगर आपने भर दिया, तो आपको पेनल्टी कितनी है 5000 रुपीज, 5000 रुपये पेनल्टी है। और अगर 31 दिसंबर तक के नहीं भरा, तो पेनल्टी कितनी है आपको 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये। तो रिटर्न ड्यू डेट में भरना जरूरी है, जो 139(1) में आपको जो ड्यू डेट दी गई है उसमें। अगर उस ड्यू डेट में भर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उस ड्यू डेट में नहीं भरा तो 234F में आपको पेनल्टी पड़ती है। 234F में क्या पेनल्टी कहा है कि अगर आपकी इनकम डज नॉट एक्सिड 5 लाख रुपीज है, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के ऊपर नहीं जा रही है, तो आपको 1000 रुपये की पेनल्टी भरनी है। और अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर जा रही है लेकिन आपने 31 दिसंबर ऑफ ए वाई के पहले भर दिया, तो 5000 की पेनल्टी, और इन एनी अदर केस यानी 31 दिसंबर तक के पे नहीं भरा, तो पेनल्टी इज 10,000 रुपीज। ये 234F में दिया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देर इज अनदर प्रोविजन विच टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट 234ABC में, बट वो आपको अभी डील नहीं करना है, दैट यू नीड टू स्टडी एट द फाइनल लेवल। अभी अगला एक टॉपिक है बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न मतलब डिलेड रिटर्न, रिटर्न डेट भरना। मतलब सर हम ड्यू डेट में रिटर्न नहीं भर पाए,
तो क्या मैं डिलेड या बिलेटेड रिटर्न भर सकता हूँ अलॉन्ग विथ फीस और पेनल्टी? आंसर इज यस, आप भर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो भरना है इसकी लास्ट डेट कब होगी वो दिया गया 139(4) में, है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि 17-18 का रिटर्न आप 21-22, 22-23, 25-26 या 2040-50 में भर रहे हो। तो देयर शुड बी अपर लिमिट और अपर डेट फॉर विच अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर और पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का रिटर्न भर सकते हो। तो हमने क्या कहा देखिए, इफ एन एसएससी फेल्स टू फाइल रिटर्न विद इन द टाइम लिमिट अलाउड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, 139(1) में जो आप लोगों को टाइम लिमिट दी गई थी, अगर आपने उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में रिटर्न भर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वो टाइम लिमिट में रिटर्न नहीं भर पाए, ठीक है, तो एसएससी में फाइल सच रिटर्न बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, वो जो पर्टिकुलर एवाई है उसको खत्म होने से पहले, या बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब जब हम असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ेंगे वहां पे हम दो पॉइंट पढ़ेंगे, एक तो होता है सेल्फ असेसमेंट और एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका करता है असेसमेंट। इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो एक तो हमने कहा कि 19-20 अगर प्रीवियस ईयर है तो उसका एवाई क्या होगा 20-21, इफ प्रीवियस ईयर इज 19-20 एवाई विल बी 20-21। तो आपको रिटर्न भरना है बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट एवाई, मतलब 31 मार्च 2021 के पहले भर देने का, या फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, मतलब डिपार्टमेंट खुद आके आपका इनकम और टैक्स कैलकुलेट करे उसके पहले, विच एवर इज अर्लियर। हाउएवर इन दी बोथ द केसेस आप लोगों को जो पेनल्टी है या जो इंटरेस्ट है 234F वाला जो फीस है या इंटरेस्ट 234A वाला है रिटर्न डेट भरने के लिए वो भरना पड़ेगा। ये आप लोग पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, और उसके बाद ये आप लोग कुछ इन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश कीजिए कि ABCD में रिटर्न भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी, आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर 1920 के लिए। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो एक एक का जवाब देखते हैं। क्या कहा है देखिए, स्टेट द टाइम लिमिट और टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139(4) टू सबमिट अ बिलेटेड रिटर्न फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। तो प्रीवियस ईयर 1920 का एवाई क्या होगा 2021 बराबर है, 19-20 का एवाई होगा 20-21। तो एक तो लिमिट हमको कही गई है कि बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट एवाई बराबर है। तो सर ये बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट एवाई मतलब क्या होगा 31 मार्च 2021 के पहले, एक तो ये डेट हो गई, ठीक है, या फिर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो पहले तो कहा नो असेसमेंट इज मेड, असेसमेंट हुआ नहीं है, तो क्या डेट रहेंगी 31 मार्च 2021, राइट। एवाई खत्म होने से पहले हम लोगों को रिटर्न भर देना जरूरी है, ठीक है, ये एक हो गया, वन इज डन, ठीक है। दूसरे में क्या कहा, assessee failed to respond to notice under section 142 served on 5th 11 2020. Time allowed in such notice to submit a return was 15/12/2020 but no assessment is made. अगेन आपका असेसमेंट हुआ नहीं है, तो अगेन क्या रहेगा एंड ऑफ रिलेवेंट एवाई और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच इज अर्लियर, तो आपको वो क्या आ जाएगा अगेन 31 मार्च 2021। सी वाले पॉइंट में क्या कहा है, assessee failed to respond to notice under section 142 subsection 1 एंड आपका जो असेसमेंट है, आपका जो असेसमेंट है आपको क्या कहा है देखिए आगे, एंड असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 इज कंप्लीटेड ऑन 7th मार्च 2021। तो एक तो डेट है मेरे पास में 31 मार्च 2021 और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच इज अर्लियर, तो मेरी डेट क्या आएंगी 7th मार्च 2021। और सिमिलरली थर्ड में भी डेट आएंगी 7 मार्च 2021 क्योंकि आपकी असेसमेंट कब कंप्लीट हुआ है 7 मार्च 2021, ठीक है। तो आपको चाहिए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार ये आंसर्स वगैरह देख लीजिए, है ना। और अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज होती है तो आप लोग नोट डाउन करके रखिए, मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आप लोग को क्वेरी सॉल्व कर पाऊँगा। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पेन पेंसिल या नोटबुक लेकर बैठे हो, सब कुछ चीज़ें आप नोट डाउन कर रहे हो, क्योंकि ईच एंड एवरी स्लाइड, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इम्पोर्टेंट टू यू। हर एक पॉइंट से कुछ ना कुछ सवाल पिक किया गया है आपके एग्जाम में। 20 मार्क के लिए बहुत कम पोर्शन है और बहुत ईजी पोर्शन है जो जहाँ पर हम स्कोर अच्छा कर सकते हैं, तो कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पे स्किप करना
नहीं है। आगे रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न मतलब क्या? तो सर हमने ओरिजिनली एक रिटर्न भरा था, ठीक है, और वो रिटर्न भरने के बाद उस ओरिजिनल रिटर्न में कुछ गलतियां हो गई थी या कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, तो हमने एक रिटर्न भरा, ठीक है, हमें इसमें कुछ मिस्टेक्स वगैरह कुछ गलतियां वगैरह दिखी या कुछ चेंजेस दिखे, तो हमने इसको क्या किया, रिवाइज किया, राइट। तो ओरिजिनल रिटर्न को हमने क्या किया, रिवाइज किया। तो रिवाइज रिटर्न कब तक के कर सकते हैं, इसकी टाइम लिमिट वो बिलेटेड रिटर्न की जो टाइम लिमिट हमने पढ़ी थी, डिलेड रिटर्न की जो टाइम लिमिट पढ़ी थी, वो और ये टाइम लिमिट सेम है। तो अगर आप लोगों को वो समझ में आ गया तो सेम टाइम लिमिट यू हैव टू अप्लाई फॉर रिवाइज रिटर्न, ठीक है। देखिए क्या कहा है, इफ एन assessor discovers any omission or wrong statement bona fide in nature in the return file, he can revise his return under section 139(5) और इसकी टाइम लिमिट क्या है रिवाइज रिटर्न की, बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रेगुलर असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के पहले या रेगुलर असेसमेंट कंप्लीट होने के पहले व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन इसमें कुछ सवाल आते हैं कि सर रिटर्न रिवाइज कितने बार हो सकता है। मतलब मान लेते हैं मैंने ओरिजिनल रिटर्न भरा 1, उसको रिवाइज किया R1, तो क्या मैं R1 को भी रिवाइज कर सकता हूँ, क्या मैं R2 को भी रिवाइज कर सकता हूँ, यानी मैं रिटर्न कितने बार रिवाइज कर सकता हूँ, है ना। क्या बिलेटेड रिटर्न रिवाइज हो सकता है, यानी 139(1) में आप लोगों ने रिटर्न भरा है विद इन ड्यू डेट, जो भी 31 जुलाई वगैरह आपने डेट पड़ी थी, सितंबर नवंबर, देन 139(4) में आपने बिलेटेड भरा, 139(5) में आप लोग रिवाइज भर रहे हो, तो इसके कुछ जवाब है या कुछ चीज़ें हैं। जैसे क्या है रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, इसका मतलब क्या है कि वंस ओरिजिनल रिटर्न इज रिवाइज, तो रिवाइज रिटर्न स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न, तो रिवाइज रिटर्न ही बन जाता है, यानी ओरिजिनल रिटर्न को भूल जाना अगर रिटर्न रिवाइज हुआ तो। रिवीजन ऑफ रिवाइज रिटर्न, यस, रिटर्न कैन बी रिवाइज एनी नंबर ऑफ टाइम्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड ड्यू डेट। Revised return can again be revised, that is the second revised return can be filed again for correcting any omission or wrong statement in the first return within the specified time, and the return can be revised any number of times within the time limit given to you. इसके बाद में जो डिलेटेड रिटर्न है या बिलेटेड रिटर्न है 139(4) में आप लोगों ने भरा है, वो बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है। मतलब सर 139(1) का भी रिटर्न रिवाइज हो सकता है, 139(4) का भी रिटर्न रिवाइज हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इसमें सेक्शन नंबर कोड करके सवाल आते हैं। रिवीजन ऑफ लॉस रिटर्न, सर लॉस का रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं क्या, यस डेफिनेटली लॉस का रिटर्न भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बस ये रिटर्न फाइल इन पर्सन टू नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) कैन नॉट बी रिवाइज, ये आपको रट्टा मारना है कि सर 142 बन के नोटिस नोटिस में अगर कोई रिटर्न भरा है यानी असेसमेंट के समय, तो उसको हम रिवाइज कर नहीं सकते, ठीक है। दिस वाज अबाउट रिवाइज रिटर्न। अब एक सवाल है डिफेक्टिव रिटर्न, तो डिफेक्टिव रिटर्न को मैं एक्सप्लेन करूँ, इसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। डिफेक्टिव रिटर्न मतलब क्या, डिफेक्टिव रिटर्न मतलब ऐसा रिटर्न जिसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई, जैसे आपने रिटर्न को साइन ही नहीं किया, साइन करना था बट आपने साइन नहीं किया, है ना। आपने रिटर्न के साथ में ऑडिट रिपोर्ट अटैच करनी थी बट आपने ऑडिट रिपोर्ट अटैच नहीं की, यू फेल टू अटैच द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, आपने ऑडिट रिपोर्ट अटैच नहीं की, बराबर है, ठीक है। या फिर आपने टोटली गलत कर दिया, रॉन्ग टोटलिंग कर दिया, है ना। या फिर आपको कहा गया था कि इस रिटर्न को साइन करने वाली जो अथॉरिटी है, जो हमारी साइनिंग अथॉरिटी है, वो कोई और है और एक्चुअल में इसको साइन किसी और ने किया, तो इन ऑल द केसेस रिटर्न क्या बनेगा, डिफेक्टिव रिटर्न बन जाएगा। इन ऑल दिस केसेस जो रिटर्न क्या बन जाएगा, आपका रिटर्न क्या बनेगा, डिफेक्टिव रिटर्न बन जाएगा। तो जब आपका रिटर्न डिफेक्टिव होगा तो जो एओ है, एओ मतलब कौन, असेसिंग ऑफिसर, आपका जो पर्टिकुलर एओ है वो आपको एक नोटिस देगा और उस नोटिस में कुछ आपको टाइम लिमिट देगा कि सर आप अपना रिटर्न है डिफेक्टिव है, इसमें के डिफेक्ट जो है हम जो मुझे ध्यान में आया है, आप इनको क्या करो सर, रेक्टिफाई कर लो, प्लीज रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट। तो अगर आपने डिफेक्ट रेक्टिफाई कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल थिंग्स आर वेल। लेकिन अगर आप लोगों ने डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं किए तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले डिफेक्टिव रिटर्न मतलब क्या कि सर रिटर्न इज इनकम्प्लीट फॉर सर्टन वन और अनदर ग्राउंड, साइन नहीं किया, कुछ और चीज़ें नहीं किया। अगर रिटर्न डिफेक्टिव होगा तो असेसिंग ऑफिसर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक बंदा है, वो आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आप ये डिफेक्ट को क्या करो सर, रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। और ये रेक्टिफाई करने के लिए विद इन 15 डेज आप रेक्टिफाई कर सकते हो, यानी एओ ने जब आपको बोला तो आप 15 दिन के अंदर में आपको वो डिफेक्ट को क्या करना, रेक्टिफाई करना है। द असेसी मस्ट रेक्टिफाई द एरर विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ द डिफेक्ट, बराबर है।
और ये टाइम लिमिट एक्सटेंड भी कर सकता है, एओ उसके ऊपर है। और अगर आपने 15 दिन के बाद में डिफेक्ट रेक्टिफाई किया तो डिले कंडोन भी कर सकता है एओ, बट उसके ऊपर ये डिस्क्रिशनरी पावर है, मैंडेटरी नहीं है। मतलब एओ को अगर डिफेक्ट मिल गया, इफ एओ फाइंड्स डिफेक्ट, तो आप लोगों को वो 15 डेज का टाइम लिमिट देगा, इसमें आपको डिफेक्ट रेक्टिफाई करना है। अगर आपने डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं किया तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि आपने रिटर्न भरा ही नहीं है, आपका रिटर्न वॉइड हो जाएगा, और ये माना जाएगा कि रिटर्न ना भरने की जो भी प्रोसेस है, जो भी पेनल्टी है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है, वो आपके ऊपर शुरू हो जाएगी। इफ डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड विद इन द टाइम लिमिट, द एओ will treat the return as an invalid return and provisions of the act will apply as if the taxpayer had failed to file the return। तो रिटर्न ना भरने का माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी प्रोसेस चालू हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक के टिल दिस पॉइंट आप लोगों को पूरा क्लियर है। ठीक है, अब सवाल आता है वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। रिटर्न वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? सर, रिटर्न को साइन कौन करेगा? हु विल साइन द रिटर्न? ठीक है, तो एक 2 मिनट आप लोग सोचिए कि रिटर्न साइन किसने करना चाहिए आपके हिसाब से? हु कैन साइन दिस रिटर्न? मतलब इंडिविजुअल के केस में रिटर्न का साइन कौन करेगा? आप लोग सोचिए, मुझे बताइए। पार्टनरशिप फर्म के केस में रिटर्न साइन कौन करेगा? आप लोग सोचिए, है ना। अगर कंपनी है तो कंपनी के लिए कौन करेगा? अगर एचयूएफ है तो एचयूएफ के लिए कौन करेगा, या बाकी अदर केसेस के लिए? थिंक ऑन दिस कि हु कैन साइन द रिटर्न, है ना। ठीक है, यूज योर कॉमन सेंस। तो सिंपल सेंस में इंडिविजुअल के केस में रिटर्न साइन कौन करेगा? इंडिविजुअल खुद। पार्टनरशिप के केस में कौन साइन करेगा? द पार्टनर और वर्किंग पार्टनर, और वो हैज अथॉरिटी टू साइन। एलएलपी के केस में अगेन ऑथराइज्ड पार्टनर या फिर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो। कंपनी के केस में कंपनी का एमडी, सीईओ और द पर्सन हु इज हैविंग अथॉरिटी टू साइन। एचयूएफ के केस में एचयूएफ का कर्ता करेगा। ट्रस्टी के केस में ट्रस्ट के केस में ट्रस्टीज करेंगे जिसके पास में अथॉरिटी टू साइन है, राइट। तो ये कॉमन सेंस वाली चीज है, बट इसके ऊपर भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं दैट हु हैज द अथॉरिटी टू साइन द रिटर्न इन स्पेसिफाइड केसेस। जैसे एचएफ के केस में वैसे तो सर कर्ता करेगा, लेकिन कर्ता इंडिया में नहीं है। मान लेता कर्ता साइन करने के लिए एलिजिबल नहीं, इंडिया में नहीं, कुछ कारण से कर्ता साइन नहीं कर पा रहा है, तो एचएफ का कोई दूसरा को पार्टनर करेगा जो मेजर है, माइनर नहीं होना चाहिए। तो ये वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न के ऊपर अगर आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो 3-4 पेजेस का पोथी दिया है कि ये केस में ये साइन करेगा, ये केस में ये साइन करेगा, बट आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है क्योंकि ऑलरेडी इस पार्ट से में बहुत कुछ हमें लर्न करना है, बहुत कुछ हमें रट्टा मारना है। सो कैन साइन, ये लोग साइन कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है व्हेन अ रिटर्न ऑफ लॉस शुड बी फाइल्ड, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। यानी आप बिजनेस कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, आपको लॉस ही हो रहा है, तो लॉस के केस में रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपको लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए रिटर्न विद इन ड्यू डेट, यानी 139(1) की जो ड्यू डेट दी गई है, जो भी 31 जुलाई, 30 सितंबर या 30 नवंबर हमने पढ़ी है, उस ड्यू डेट के अंदर अगर आपने रिटर्न भरा तो 19-20 का लॉस मान लेते हैं, 19-20 का लॉस है, तो ये 19-20 का लॉस अगर 20-21 में इनकम है तो उसके साथ में सेट ऑफ हो सकता है। और अगर रिटर्न विद इन ड्यू डेट नहीं भरा तो ये लॉस सेट ऑफ हो नहीं सकता। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, तो हम पढ़ेंगे बाद में। तो हमने क्या कहा, एन एसएससी अदर देन फ्यू इज नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू फाइल और फर्निश रिटर्न ऑफ लॉस। हाउएवर फॉलोइंग लॉसेस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड if the return of loss is not submitted within the time limit। तो बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन का लॉस, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज एंड लॉस फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी। तो ये सारे लॉस अगर आप लोगों को कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो आपको रिटर्न जो 139(1) में जो ड्यू डेट दी गई उसके अंदर भरना जरूरी है। मतलब लॉस डिक्लेयर्ड इन बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। However, set off of loss of current year is not prohibited while computing the total income even if return is filed after the due date। सर कैरी फॉरवर्ड में लिमिट दी गई है, लेकिन सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स याद रखने हैं और भी फोकस करके। क्या कहा हमने, देखो, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 एंड लॉस अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी carried forward even if return is filed after the due date। मतलब सर unabsorbed depreciation है अगर मेरा, if I am having unabsorbed depreciation, ठीक है, unabsorbed depreciation है या फिर मेरा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इसका लॉस अगर रिटर्न लेट भरा तो भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं
कि ऐसे कौन से लॉसेस है जहाँ पर रिटर्न लेट भरा तो भी वो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो जिसका नाम है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और लॉस अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बाकी सब केस में अगर आपको लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न विद इन ड्यू डेट भरना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, गारंटर का सेटअप आप कर सकते हैं। तो जो एजेंडा में हमारा पहला पॉइंट था रिटर्न एंड पैन, उसमें से अपना रिटर्न ये पार्ट हो चुका है, पैन ये पार्ट बाकी है। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स लॉ में आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट या आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात, सर हु आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द पैन, किन लोगों को पैन ऑब्टेन करना मैंडेटरी है, और अगर हमें पैन ऑब्टेन करना मैंडेटरी है तो मुझे पैन के लिए यानी परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई कब करना है, कौन से डेट के पहले अप्लाई करना जरूरी है मेरे लिए, तो ये आपको याद रखना है विद ड्यू डेट। तो एक तो बात क्लियर है कि सर इनकम टैक्स एक्ट से अगर मैं कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ तो मुझे परमानेंट अकाउंट नंबर होना जरूरी है। मतलब अगर मेरी को रिटर्न भरना है, अगर मुझे रिटर्न भरना है तो मुझे परमानेंट अकाउंट नंबर होना जरूरी है, पहली बात। अगर मुझे कोई इनकम टैक्स लॉ में कुछ बेनिफिट या एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो मुझे परमानेंट अकाउंट नंबर होना जरूरी है। देन देयर आर सम टर्नओवर बेस्ड लिमिट्स, और देन वन लिमिट इज लिंक्ड विद द जीएसटी एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यानी कस्टम्स लॉ से, जीएसटी लॉ से लिंक्ड है, वहां पर भी है, देख लेते हैं। तो एनी पर्सन whose total income exceeds maximum exempted limit, ना आपकी जो इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है, या फिर एनी रेसिडेंट अदर देन एन इंडिविजुअल which enters into a financial transaction of an amount of rupees 2,50,000 or more in the financial year, 2,00,000 के ऊपर अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या फिर एनी पर्सन हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, सीईओ, प्रिंसिपल ऑफिसर और ऑफिस बियरर ऑफ द पर्सन रेफर टू अबव, यानी इनके कंपनी के आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, सीईओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर लेना जरूरी है और आपको अप्लाई करना है ऑन और बिफोर 31 मई ऑफ द रिलेवेंट एवाई। मतलब अगर मैं प्रीवियस ईयर 19-20 की बात कर रहा हूँ तो आपको 19-20 में अगर आप ये कैटेगरी में आ रहे हो तो 31 मार्च 2020 के बाद कौन सा आएगा, पहला मई कौन सा आएगा, 31 मई 2020 के पहले आपको पैन के लिए अप्लाई करना जरूरी है। चलिए बढ़ते आगे। आगे, एनी पर्सन सेल्स और टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स आर लाइकली टू एक्सीड 5 लाख इन अ प्रीवियस ईयर, मतलब आपको लग रहा है कि आपका सेल्स या टर्नओवर 5 लाख के ऊपर जाने वाला है, या फिर एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अंडर 109(4)(a) दैट इज अ ट्रस्ट एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, या फिर एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सम ऑफ इनकम ऑन विच टीडीएस या ऑन विच टैक्स डिडक्टेबल इन एनी फाइनेंशियल ईयर ऑन और बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, आपको रिटर्न के लिए अप्लाई, आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। any person who requires to export or import or any assessee जिसको जीएसटी की रिक्वायरमेंट है, ये अगेन नीड टू फाइल फॉर द पैन बिफोर मेकिंग एनी एक्सपोर्ट और बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके लिए करने के पहले आपको पैन के लिए अप्लाई करना जरूरी है, पैन के लिए अप्लाई करना जरूरी है। चलिए, मतलब मुझे कब परमानेंट अकाउंट नंबर की रिक्वायरमेंट है, एक तो अगर मेरा इनकम जो एग्जेम्प्टेड लिमिट है उसके ऊपर है, 2,00,000 के ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है फाइनेंशियल ईयर में, है ना, इंडिविजुअल के अलावा, या फिर मैं इन लोगों का करता एचएफआई डायरेक्टर हूँ, तो उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के बाद का जो असेसमेंट ईयर आएगा 31 में ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के पहले मुझे अप्लाई करना है। बाकी अगर मेरा सेल्स और टर्नओवर 5 लाख के ऊपर जाने के एक्सपेक्टेड है, या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हूँ, या फिर टैक्सेस डिडक्टेबल, तो उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले मुझे पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर अगर मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड चाहिए, या फिर मुझे अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है, तो बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड और बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मुझे पैन की रिक्वायरमेंट है, पैन मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। और पैन एक ही बार अप्लाई करना है, हर साल अलग अलग पैन के लिए अप्लाई करना नहीं है। एक बार परमानेंट अकाउंट नंबर ले लिया तो आपको चलेगा हमेशा के लिए, अनलेस सरेंडर्ड और कैंसल। पेनल्टी फॉर फेलियर टू अप्लाई फॉर पैन, अगर आप पैन के लिए अप्लाई नहीं करते हो विद द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, या पैन कोड नहीं करते हो इन द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, पैन के लिए अप्लाई नहीं करते हो या पैन कोड भी नहीं करते हो, तो अट्रैक्ट करेगी पेनल्टी ₹10,000 की आपको पेनल्टी अप्लाई करेंगे। ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है जहाँ पे पैन को कोड करना मैंडेटरी है, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे पैन और आधार नंबर मस्ट बी कोटेड इन डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन, कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है
जिनको करने से पहले आपको परमानेंट अकाउंट नंबर या आधार नंबर कोड करना मैंडेटरी है, और आपको ये सब लिस्ट याद रखनी है। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जहाँ पे पैन कोड करना मैंडेटरी है, या ऐसे 5 ट्रांजैक्शन हमको बताइए जहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर का कोडिंग इज कंपलसरी। सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू परचेस और सेल ऑफ मोटर व्हीकल अदर देन टू व्हील्ड व्हीकल, यानी दो व्हीलर के अलावा आप कोई भी मोटर व्हीकल परचेस कर रहे हो, आपको पैन नंबर देना जरूरी है। ओपनिंग बैंक अकाउंट, आपको पैन देना जरूरी है, उसको कुछ एक्सेप्शन है लेकिन वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का एप्लीकेशन करना है, पैन चाहिए। डीमैट अकाउंट खोलना है शेयर ट्रेडिंग के लिए, पैन चाहिए। पेमेंट इन कैश एक्सीडिंग ₹50,000 इन होटल और रेस्टोरेंट, पैन चाहिए। पेमेंट इन कैश एक्सीडिंग 50,000 इन कनेक्शन विद ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री, पैन चाहिए। पेमेंट एक्सीडिंग 50,000 इन एनी म्यूचुअल फंड फॉर परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड, पैन चाहिए। पेमेंट एक्सीडिंग 50,000 फॉर परचेज ऑफ डिबेंचर्स और एक्सेट्रा, पैन चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ है बड़ा इजी है। सबसे पहले तो याद रखना है कि सर अगर मुझे रिटर्न भरना है तो पैन चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन करना है तो पैन चाहिए, मैं दो व्हीलर के अलावा कोई भी मोटर व्हीकल परचेस कर रहा हूँ पैन चाहिए, बैंक अकाउंट ओपन कर रहा हूँ पैन चाहिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चाहिए पैन चाहिए, डीमैट अकाउंट ओपन कर रहा हूँ पैन चाहिए, 50,000 के ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, आई नीड पैन। देन पेमेंट एक्सीडिंग ₹50,000 टू आरबीआई, पैन रिक्वायर्ड है। डिपॉजिट इन कैश एक्सीडिंग 50,000, पैन चाहिए। बैंक ड्राफ्ट 50,000 के ऊपर ले रहे हो, पैन चाहिए। टाइम डिपॉजिट करें 50,000 या उसके ऊपर, पैन चाहिए। या 5 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर तो भी पैन चाहिए, है ना। देन पेमेंट इन एग्रीगेट मोर देन ₹50,000 टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर प्रीमियम, पैन चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम के लिए पैन चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, जहाँ पे ट्रांजैक्शन 1 लाख के ऊपर होता है, पैन चाहिए। ठीक है ना। देन सेल और परचेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पे 10 लाख के ऊपर का स्टैम्प वैल्यू है, पैन चाहिए। ठीक है ना। और कोई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस कर रहे हो उसके अलावा, है ना, तो भी गुड्स सेल और परचेज ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज 2 लाख के ऊपर अगर हो रहा है तो भी आपको परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए। तो ये सारी लिस्टिंग आप लोगों को 2-3 बार पढ़नी है और याद रखनी है। सीक्वेंस याद नहीं रहा तो चलेगा, बट एटलीस्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो 8-10 नाम पता होने चाहिए। बड़ा आसान है याद रखना, इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल कह देंगे आंसर, रिटर्न भरना तो परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए। डिपार्टमेंट के साथ में कम्युनिकेशन कुछ भी करना तो भी परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए। मोटर व्हीकल दो व्हीलर के अलावा अगर कोई परचेज करो तो परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए। बैंक अकाउंट ओपन करो परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए पैन चाहिए। डीमैट अकाउंट के लिए पैन चाहिए। 50,000 रुपये के ऊपर का अगर मैं कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, जैसे रेस्टोरेंट के बिल का पेमेंट करना है, फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना है, म्यूचुअल फंड परचेज करना है, डिबेंचर परचेज करना है, आरबीआई को पेमेंट करना है, बैंक में डिपॉजिट करना है, परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए, है ना। 10 लाख के ऊपर का अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करो परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए। इसके अलावा कोटिंग ऑफ आधार नंबर, ये भी एक सिमिलर चीज है। एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर शैल पुट आधार नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन एंड इन द रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब अगर आप पैन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको आधार देना है, रिटर्न भर रहे हो तो उसमें भी आपको आधार नंबर देना ज़रूरी है ना। तो ये कुछ चीज़ें स्पेसिफिक आपको ये कुछ याद रखनी है, सारी पढ़नी है एक बार की, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं तो चलेगा इसके ऊपर, बस आधार नंबर आपको पैन के लिए मैंडेटरी है, याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है जिसमें कहा है रिटर्न एंड पैन। ठीक है, आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिए ये एजेंडा में के फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे सब। ठीक है, अगला पॉइंट है असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर मतलब क्या, आपके इनकम का और टैक्स का कैलकुलेशन करना, उनको असेस करना, उसे हम कहते हैं असेसमेंट प्रोसीजर। टू कैलकुलेट और असेस योर इनकम एंड टैक्स, उसे हम कहते हैं असेसमेंट प्रोसीजर। इसके कुछ टाइप है, जैसे एक सेल्फ असेसमेंट है अंडर सेक्शन 140A, स्क्रूटिनी असेसमेंट है अंडर सेक्शन 143(3), बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है अंडर सेक्शन 144, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक है अंडर सेक्शन 154, एंड देन डिमांड ऑफ नोटिस है सेक्शन 156। These are few things which you need to be covered under the assessment procedure। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें, एक बार देख लेते हैं हम। इसके अलावा भी देयर आर सर्टन अदर काइंड ऑफ असेसमेंट्स, लेकिन जो डील करते हैं आपको फाइनल लेवल पर, जैसे इनकम एस्केप असेसमेंट हो गया या एनी अदर थिंग हो गया, वो हमको डील करना है
फाइनल लेवल का। तो वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं। आपको याद दिला दूं, इन सब के आपको सेक्शन नंबर्स याद रखने हैं। और यहाँ पर तो ये जो यहाँ पे सेक्शन नंबर अलॉन्ग विद सब सेक्शन लिखे हैं ना 3 वगैरह, इस सब सेक्शन के साथ में आपको याद रखने की कोशिश करनी है, ताकि सेक्शन अगर आप कोड करोगे तो आपके आंसर का वेटेज, आपके आंसर का वैलिडिटी बढ़ेगा। ठीक है, लेट अस प्रोसीड। ध्यान देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट क्या है अंडर सेक्शन 140A में। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आप लोग खुद अपना इनकम असेस करते हो, आप लोग खुद अपना टैक्स असेस करते हो, और वो इनकम एंड टैक्स वो जो आप लोगों ने खुद ने असेस किया है, वो इनकम टैक्स रिटर्न जो हमने पीछे पढ़ा है अभी, वो स्पेसिफाइड फॉर्म में रिटर्न भरते हो और गवर्नमेंट को सबमिट करते हो। सेक्शन 140A सेल्फ असेसमेंट क्या कहता है, हमें देख लेते हैं एक बार फटाफट हम लोग। तो व्हाट डज इट से? In this kind of assessment, the income tax department had given opportunity to the assessee to disclose his income truthfully. आप ईमानदारी से अपनी इनकम डिस्क्लोज कर दो। The department assumes that the income declared by the assessee to be true, but also keeps an eye on the transactions that assessee is making. Since the assessee himself computed his income and tax liability, therefore it is called as self assessment. ठीक है, आप खुद अपना इनकम और अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। इसके अलावा अबो दिस कुछ और टाइप की भी असेसमेंट्स होती है हमारी, जिसमें पहला आता है स्क्रूटिनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3). अब यहाँ पे क्या है, आपने अपना सेल्फ असेसमेंट कर लिया, आपने कह दिया कि मेरा इनकम इतना है, मेरा टैक्स इतना है, और आपने गवर्नमेंट को डिक्लेयर करके गवर्नमेंट को बता दिया। लेकिन अब जरूरी थोड़ी है कि आप लोग ईमानदारी से अपना करेक्ट इनकम ही दिखाओगे। हो सकता है कुछ लोग चोर हुए, कुछ लोग टैक्स की चोरी करें, तो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से आपके ऊपर वॉच रखती है, अलग अलग तरीके से असेसमेंट करती है। तो वन ऑफ द टाइप इज सेल्फ असेसमेंट, जहाँ पे आपने खुद ने अपना इनकम डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद डिपार्टमेंट आपका इनकम असेस करेगा, या डिपार्टमेंट चेक करेगा कि आपने सेल्फ असेसमेंट में जो इनकम या टैक्स डिक्लेयर किया वो सही है या गलत है। उसके लिए पहला टाइप है अपना स्क्रूटिनी असेसमेंट, जो कहा जाता है 143(3) में। अब इनमें आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले याद ये रखना है कि कंडीशंस, यानी किन कंडीशंस के अंदर में ये असेसमेंट हो सकता है, पहले आपको ये पार्ट याद रखना है। देन आपको याद रखना है कि आपको ये पर्टिकुलर असेसमेंट होने का नोटिस आने का टाइम लिमिट कौन सा हो सकता है, कब तक आपको नोटिस आ सकता है। देन ये असेसमेंट को फिनिश करने का क्या टाइम लिमिट है, मतलब कौन सी डेट है तब तक ये असेसमेंट फिनिश हो जाना चाहिए, उसका ऑर्डर आपको मिल जाना चाहिए। ये पर्टिकुलर इतनी चीज़ें आपको मिनिमम याद रखनी है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले, वेयर द असेसिंग ऑफिसर और प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी कंसिडर्ड इट नेसेसरी, जहाँ पे उसको लगता है दैट कोई असेसी ने अपनी इनकम अंडरस्टेट की है, लॉस ज़्यादा दिखाया है, या टैक्स अनपेड किया है, मतलब इन ऑल दिस केसेस क्या हुआ है, डिपार्टमेंट का या गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट को टैक्स कम मिला है। तो ही कैन मेक scrutiny in this regard and gather such information and evidence as he deems fit. And on the basis of such information and evidences so collected, he shall pass an assessment order, and such order shall be treated as a regular assessment order. मतलब स्क्रूटिनी असेसमेंट का ही दूसरा नाम क्या है? रेगुलर असेसमेंट। अब कोई रेगुलर असेसमेंट के नाम पे भी सवाल आ सकता है। कंडीशंस क्या है ये करने के लिए? और रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड, रिटर्न फर्निश हो चुका है, और एओ considers it necessary to ensure that the assessee has not understated his income or declared excessive loss or underpaid the tax. चलिए, तो आगे देखते हैं टाइम लिमिट क्या है नोटिस इशू करने का। तो देखिए आपको क्या कहा है, नो नोटिस shall be served on the assessee after the expiry of 6 months from the end of the financial year in which return is furnished. After the expiry of 6 months from end of the financial year in which return is furnished, यानी रिटर्न किस फाइनेंशियल ईयर में फर्निश किया है, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में 6 मंथ्स। जैसे मान लेते हैं कि एक सिचुएशन है 17-18 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट 17-18, 17-18 की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 17-18 का ड्यू डेट क्या था रिटर्न भरने का, उसको भी इग्नोर करते हैं हम लोग। ठीक है, इग्नोर इट।
लेकिन 17-18 का आपने रिटर्न कब भरा, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं कि व्हेन यू फाइल्ड द रिटर्न। आपने 17-18 का रिटर्न मान लेते हैं सिचुएशन 1 में भरा है 1 जुलाई 2018, ठीक है। दूसरी सिचुएशन आपने रिटर्न भरा है, मान लेते हैं 1 मार्च 19, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं आपने रिटर्न भरा है 1 अप्रैल 2019, ठीक है। अब सर मुझे 143 की नोटिस कब तक के आ सकती है सोचना। तो 17-18 का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 18-19 यहाँ पे, यानी ये जो 17-18 का रिटर्न जो आप लोगों ने 1 जुलाई 2018 को भरा, इसका 1 जुलाई 2018 मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 18-19, बराबर है। ये जो 1 मार्च 19 को भरा है, इसका भी फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 18-19, 18-19, बराबर है। लेकिन ये जो आपने 1 अप्रैल 19 को भरा, इसका फाइनेंशियल कौन सा है, 19-20, बराबर है। अब इसमें नो नोटिस शैल बी सर्व्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फर्निश्ड। तो पहले सिचुएशन में आपने रिटर्न भरा है 18-19 फाइनेंशियल ईयर में, तो 6 महीने यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर 2019 या उसके बाद आपको ये दो सिचुएशन में नोटिस नहीं आ सकती है, बराबर है। इन दिस टू सिचुएशंस ये जो है यहाँ पे आपको 30 सितंबर बराबर है 2019 के बाद नोटिस नहीं आ सकती है 143 की। यहाँ पे 30 सितंबर 2020 उसके बाद में नोटिस नहीं आ सकती क्योंकि 19-20 में आपने रिटर्न भरा है। तो आई होप आप लोगों को ध्यान में रहेगा, आपको कंसिडर करके ध्यान में रखना भी है। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ स्क्रूटिनी असेसमेंट, यानी अभी नोटिस तो दे दिया हमें, नोटिस देने के बाद में असेसमेंट कंप्लीट कब तक हो जाना चाहिए, द असेसमेंट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। वो जो पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर है उसके 12 मंथ्स में हो जाना चाहिए, सिंपल है रूल, ठीक है। आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हुए अगला है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जो कि दिया गया है सेक्शन 144 में। नो, यहाँ पे आप नाम देखिए बेस्ट जजमेंट, मतलब यहाँ पे कोई जजमेंट हो रहा है। अब ध्यान देना है हम लोगों को कि ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो होता है ये जनरली होता है जहाँ पे असेसी कोऑपरेट नहीं करता। वर्ड ऐसे यूज किए जाते हैं दैट असेसमेंट इज डन टू द बेस्ट ऑफ माय ओन जजमेंट, मतलब जो एओ है उसके जजमेंट के ऊपर ही असेसमेंट होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप लोगों को एक नोटिस इशू कर दिया गया है, कि आप लोगों को नोटिस आ गया कि आप लोगों को अभी रिटर्न भरना है, या रिटर्न भर दिया, आप लोगों को मेरे ऑफिस में आके अपने रिटर्न का कुछ क्लैरिफिकेशन देना है, बट आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। आप लोगों ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो एओ क्या करेगा, एओ आपको बोलेगा कि अगर आप लोगों ने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं दिया तो आई विल कंप्लीट योर असेसमेंट ऑफ द बेस्ट ऑफ माय ओन जजमेंट। मतलब यहाँ पर जैसे आप एओ ने आपको नोटिस भेजा कि आप रिटर्न भरो, बट आपने रिटर्न ही नहीं भरा, तो एओ क्या करेगा, अपने जजमेंट के ऊपर आपका असेसमेंट करेगा, तो हो जाएगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आपने रिटर्न भरा, आपको नोटिस दिया, बट आपने नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आपको कहा कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड हमको प्रेजेंट करो, बट आपने ऑडिट नहीं किया, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आपसे मैंने एविडेंसेस मांगे बट आपने एविडेंसेस नहीं दिए, या आपका स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 से मिसमैच हो रहा है, या एविडेंसेस लग रहा है कि वो फोर्ज किए हुए हैं, तो क्या होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो एनी केस यू इफ यू डू नॉट कोऑपरेट विद द डिपार्टमेंट या कुछ सर्टेन सिचुएशंस आती है, तो आपका क्या जाएगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, एक डिस्क्रिशनरी होता है और एक मैंडेटरी होता है। तो आपको ये रीजंस जो अभी हमने पढ़े हैं कि सिचुएशंस जहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, ये सारे रीजंस, ये सारे सिचुएशंस आपको याद रखने जरूरी है।
एग्जाम में प्लेन क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सिचुएशंस अंडर विच बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी डन। तो देखिए क्या कहा है, अंडर दिस सेक्शन assessment shall be made by the AO to the best of his judgment after considering all relevant material which he has gathered। जैसे AO cannot reduce the tax liability, इस वो तो क्लियर है। सिचुएशंस कौन सी है, इफ द पर्सन फेल्स टू फाइल रिटर्न, आप रिटर्न नहीं भरते हो, इफ द पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द नोटिस, इफ द पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन जहाँ पे बुक सब ऑडिट करके देने का है, इफ द पर्सन फेल्स टू कंप्लाई और रिक्वायरिंग जो नोटिस वगैरह एविडेंसेस वगैरह देने वो देता नहीं है तो in any of the given situation AO is under an obligation to make an assessment under this section। In other words, best judgment assessment is not the discretionary power of the AO but mandatory in ये ऊपर वाले situations में ABCD के केस में। However, there are some discretionary power as well जो मैंने कहा था जहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किया, AO को लगता है बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक से मेंटेन नहीं किया वगैरह वगैरह, जो कॉमन सेंस सबको याद रखना है। लेकिन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होने से पहले एओ क्या करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि भैया मैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करूं, इसके पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देता हूं सो दैट आप लोगों को कुछ अगर ऑब्जेक्शन है तो आप लोग मुझे बता दो। और टाइम लिमिट क्या है फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट ए बाय। ठीक है, ये हो गया अपना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब अगला सवाल आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, मतलब रिटर्न में या एओ ने जो आपको असेसमेंट ऑर्डर दिया उसमें अगर कुछ एरर हो गया तो उसे रेक्टिफाई कैसे करें। तो यहाँ पे ध्यान देना है, रिवीजन ऑफ रिटर्न में भी हम कुछ अमेंडमेंट्स कर रहे थे और रेक्टिफिकेशन में भी हम कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में सर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स में क्या होता है, मिस्टेक्स अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स होती है, यानी पेपर देखते से हमको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर मिस्टेक है इसमें। जैसे मान लेते हैं जेंडर मेल की जगह फीमेल लिख दिया, एड्रेस गलत लिख दिया, तो पेपर देख के समझ में आ जाएगा यार ये तो गलती हो गई, ये पर्टिकुलर बंदा तो मेल है बट मैंने इसको फीमेल लिख दिया। तो रिकॉर्ड देख के आपको मिस्टेक दिखती है, तो वहां पर होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। तो आपको ध्यान देना है कि ये मिस्टेक को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, उसका टाइम लिमिट क्या है। ये सुईमोटो भी हो सकता है, मतलब डिपार्टमेंट खुद भी कर सकता है, या असेसी जब आपको अप्लाई करेगा तब भी हो सकता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि कहीं अगर ऐसी मिस्टेक को रेक्टिफाई हो रही है जहाँ पे असेसी की यानी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो वो मिस्टेक को रेक्टिफाई करने से पहले आप लोगों को यानी असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। तो क्या कहा हमने, देखो एन इनकम टैक्स अथॉरिटी इज एम्पावर्ड सुईमोटो, ठीक है, वो सुईमोटो भी कर सकता है, ठीक है, खुद के भी कर सकते हैं वो लोग, ठीक है, एम्पावर्ड सुईमोटो or on application made by the assessee to rectify any mistake apparent in an order passed by him or amend any intimation or amend anything, है ना। such order must be in writing, यानी ये जो रेक्टिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, ये रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इन राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, आगे हमने क्या कहा है देखिए, टाइम लिमिट क्या होंगे रेक्टिफिकेशन के लिए, विद इन 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर्स आर टू बी अमेंडेड वाज passed। However, in respect of an application made by the assessee or director or collector, the authority shall pass within a period of 6 months from the end of the month in which the application is received by it, है ना, और नेसेसरी अमेंडमेंट करेगा। मतलब क्या है देखिए, तो 4 years from the end of the financial in which order sought to be amended was passed, मतलब ऑर्डर मान लेते हैं फाइनेंशियल 19-20 में पास किया गया था, ठीक है, तो 19-20 के बाद में आप कर लो 4 ईयर, बराबर है 21, 22, 23, 24 तक के हो सकता है ना। मान लेते हैं जो ऑर्डर रेक्टिफाई करना है वो पास किया गया था 17-18 में, वो पास किया गया था 17-18 में, बराबर है, तो 17-18 के बाद में प्लस ऐड कर दो इसमें 4 ईयर्स, जो भी टाइम आएगा वहां तक के आप मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर असेसी ने आपको भेजा रेक्टिफिकेशन करने के लिए और वो सही है, तो 6 महीने के अंदर में रेक्टिफिकेशन हो जाना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। एंड असेसी ने अगर अप्रैल महीने में एप्लीकेशन किया और ऐसा लग रहा है कि नहीं उसका एप्लीकेशन करेक्ट रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, तो इसके बाद में 6 महीने के अंदर में रेक्टिफिकेशन कर देना आपके लिए जरूरी है। और आगे जैसे हमने पहले भी कहा था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पर असेसी का नुकसान हो रहा है तो उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलनी चाहिए। इफ सच रेक्टिफिकेशन ऑर्डर इज प्रेजुडिशियल टू द असेसी और डायरेक्टर और कलेक्टर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलनी चाहिए, मतलब अगर आपका नुकसान हो रहा है तो आपका अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलनी जरूरी। रेक्टिफिकेशन के बाद में
इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक पॉइंट आता है जिसको कहते हैं हम डिमांड ऑफ नोटिस। तो असेसमेंट होने के बाद वंस असेसमेंट इज कंप्लीटेड तो आपको टैक्स पेमेंट करने की डिमांड की जाएगी और टाइम लिमिट क्या है टैक्स पेमेंट करने का, द असेसर शुड मेक द पेमेंट ऑफ द अमाउंट डिमांडेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ द नोटिस। आपको जब बुलाए उसके बाद में 30 डेज के अंदर में आपको टैक्स पे कर देने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन जॉइंट कमिश्नर के परमिशन के बाद में आप टाइम लिमिट आगे पीछे कर सकते हो। और अगर आपने 30 डेज में भरा नहीं तो क्या होगा, 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। जितना भी डिले होगा, मान लेते हैं डिले हुआ है आपका 35 डेज, तो आपको इंटरेस्ट पड़ेगा 2 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि सर 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है, मतलब एक महीने 35 डेज अगर हुआ है तो 30 दिन का एक महीना हो गया सर, 5 एक्स्ट्रा दिन के लिए फिर और पूरे एक महीने का इंटरेस्ट पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट डिमांड। याद रखना है कि सर नोटिस आने के बाद में 30 दिन के अंदर में डिमांड भर देने की है। 30 दिन में नहीं भरा तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट पड़ेगा। मतलब अगर मान लेते 70 दिन का डिले हुआ तो 30 दिन के हिसाब से 2 महीने पूरे हो रहे, 30 2 महीने पूरे 60 दिन के हिसाब से 2 महीने हो गए, 10 दिन एक्स्ट्रा है उसके बाद मैं पूरा महीना पकड़ूंगा तो 3 महीने का 3% का इंटरेस्ट आपको पड़ेगा। और ज्वाइंट कमिश्नर चाहे तो ये जो 30 डेज का पीरियड है उसे कम ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है। तो दिस वाज हमारा एक काम कंप्लीट हो चुका है, रिटर्न हो चुका है, रिटर्न एंड पैन हो चुका है, असेसमेंट प्रोसीजर भी हो चुका है। अभी हमें जो आगे बढ़ना है उसको कहते हैं हम लोग टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये आगे बढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि ये सर टीडीएस और टीसीएस क्या है। ये कोई अलग तरीके के टैक्सेस नहीं है। टीडीएस एंड टीसीएस आर नॉट अ सेपरेट काइंड ऑफ टैक्सेस। बेसिकली ये गवर्नमेंट का एक मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है एट सोर्स, यानी सोर्स पर ही टैक्स मांग लेते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं मार्क्स लिमिटेड ये एक कंसल्टेंसी फर्म है जो कंसल्टेंसी दे रही है एबीसी लिमिटेड को, ठीक है। मार्क्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो एबीसी लिमिटेड को कंसल्टेंसी दे रही है, मैक्स लिमिटेड नाम की कंपनी। अगर टीडीएस नहीं होगा तो क्या होगा, तो कंसल्टेंसी का बिल मान लेते 40,000 है, तो टीडीएस नहीं होगा तो एबीसी लिमिटेड विल पे 40,000 का चेक टू द मैक्स। लेकिन अगर टीडीएस अप्लीकेबल है 10% से, तो ये मैक्स लिमिटेड का इनकम का सोर्स क्या है, एबीसी लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्स लिमिटेड एबीसी लिमिटेड को 40,000 का बिल देगी, लेकिन टीडीएस है 10%, तो एबीसी क्या करेगा, ये 40 में से 10% टीडीएस माइनस कर देगा और जो क्या आएगा 4,000, और मैक्स को पे करेंगे सिर्फ 36,000। 40 में से 4,000 का टीडीएस गया। सर फिर ये 4,000 का क्या होगा, तो ये 4,000 एबीसी लिमिटेड क्या करेगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा डायरेक्टली। कहेगा कि मैक्स के इनकम में से मैंने इतना टैक्स डिडक्ट किया है। मतलब आपके इनकम का जो सोर्स है उस सोर्स पे ही जो पर्सन आपको पे कर रहा है वो पर्सन टैक्स कट कर देगा, आपके नाम से गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। बाद में ईयर एंड पे जब आप लोग अपना फाइनल कैलकुलेशन करोगे वहां पर मान लेते हैं ये मैक्स ने, फॉर एग्जांपल सेकंड केस में देख रहे हैं हम लोग कि मैक्स ने एबीसी लिमिटेड को 40,000 का बिल किया, एबीसी लिमिटेड ने 40,000 में से 4,000 का टीडीएस कट किया, नेट 36,000 मैक्स को दिया। अब मैक्स क्या करेगा, साल भर का पूरा इनकम कैलकुलेट करेगा। मान लेते हैं पूरे इनकम के ऊपर जो उसका टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 5,000 रुपये, तो ये बोलेगा गवर्नमेंट को 5,000 टैक्स पेबल है, लेकिन 4,000 ऑलरेडी मेरा डिडक्ट हो चुका है जो एबीसी लिमिटेड ने मेरे ब्याह पे भरा है, तो 5,000 में से 4,000 लेस करेगा और नेट 1,000 गवर्नमेंट को अकाउंट में भरेगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके चाहिए तो एक बार ये केस 1 केस 2 देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आपको क्या करनी पड़ेगी, रट्टा मारना है। रट्टा मारना है मतलब क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से सेक्शन में टीडीएस आ रहा है, पहली बात। कौन से ऐसे एक्सपेंसेस और पेमेंट है जिसके ऊपर टीडीएस आता है, दूसरी बात। टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी कब आती है, तीसरी बात। कितने परसेंट से टीडीएस कट करना है, चौथी बात। तो ये एक चार्ट आपको रट्टा मारना है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब सर वहाँ पे 10% ही क्यों है, 5% ही क्यों है, 8% ही क्यों है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप गवर्नमेंट को लिखिए, गवर्नमेंट रेट कम ज़्यादा कर सकती है। तो ये जो आपको रट्टा मारना है, जो लर्न करना है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस एटलीस्ट, है ना। ये जैसे टीडीएस चार्ट है जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है ना,
जिन लोगों को नहीं मिला है वो लोग हमें मैसेज कीजिए, आप लोगों को चार्ट प्रोवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। जैसे सबसे पहला है सीरियल नंबर, ठीक है, फिर नेचर ऑफ पेमेंट, फिर सेक्शन, फिर बेसिक कट ऑफ मतलब कितने रुपए के ऊपर टीडीएस आएगा, इंडिविजुअल और एचएफ है तो उसका रेट कितना है, अदर देन इंडिविजुअल एचएफ है तो उसका रेट कितना है, और पैन अगर नहीं दिया या पैन इनवैलिड है तो रेट कितना है। तो सैलरीड एम्प्लॉय अगर हो आप तो 192 में टीडीएस आएगा स्लैब रेट से, इंडिविजुअल एचएफ की सैलरी आएगा, और अगर पैन नहीं दिया तो 30%, ठीक है। प्रोविडेंट फंड से अगर आप लोग कुछ विड्रॉ कर रहे हो 50,000 के ऊपर तो 10%, पैन नहीं दिया तो 20%। अब ये जो पैन नहीं दिया तो क्या होगा उसमें एक चीज याद रखना है, पैन अगर नहीं दिया तो टीडीएस का रेट क्या होगा, दो लिमिट का विचोरेज हायर होगा। मतलब अगर पैन दिया तो ये जो एक्ट में जो लिमिट दी गई है इन दोनों के लिए वो लिमिट लगेगी, अगर पैन आपने दिया है तो ये एक्ट वाले जो लिमिट है लिमिट लगेगी। पैन नहीं दिया तो टीडीएस का लिमिट जो लगती है वो विचेवर इज हायर करके दो लिमिट लगती है। आप दो पॉइंट्स कंपेयर करते हो, उन दो पॉइंट्स में आप लोग कहते हैं विचेवर इज हायर, जैसे रेट गिवन इन द एक्ट और 20% विचेवर इज हायर। जैसे एक्ट में अगर रेट 30% है तो 30% और 20% विचेवर इज हायर, तो वहाँ पे कितना लगेगा 30%। और एक्ट में अगर रेट दिया है मान लेते 10% तो 10% और 20% विचेवर इज हायर तो कितना लगेगा 20%। मतलब पैन दिया है तो ये एक्ट वाला रेट लगेगा जो आपको यहाँ पर दिया है रेडीमेड, और अगर पैन नहीं दिया आप लोगों को तो रेट गिवन इन द एक्ट और 30% विचेवर इज हायर। तो ये चार्ट है, ये पूरा चार्ट आपको याद करना है सेक्शन नंबर के साथ। अगर आप लोगों को चाहिए तो इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ जनरली जिनके ऊपर सवाल आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इनके ऊपर ही आएगा, इनके अलावा किसी और के पे भी आ सकता है। जैसे ये 194A इंटरेस्ट, ठीक है, देन 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी, 10,000 के ऊपर अगर आपको मिलेगा तो 30% 30% 30% पे करना है। हॉर्स रेट क्रॉसवर्ड पजल दोनों एक ही इसमें आ रहे हैं, 10,000 के ऊपर गया तो 10 पर 30% 30% है। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट 194C आपको याद रखना है, ठीक है। देन कमीशन और ब्रोकरेज 194H 194I, रेंट का 194I है वो याद रखना है। देन इमूवेबल प्रॉपर्टी का याद रखने का 194IA, ठीक है। इतना मिनिमम आप लोगों को याद रखना है। तो ये चार्ट को आपको रट्टा मारना है, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसका बिल था 2 लाख रुपए का, क्या टीडीएस आएगा सर? यस आएगा। टीडीएस आएगा तो रेट कितना आएगा, तो सर इंडिविजुअल और एचएफ है तो 1% आएगा, बाकी केस में 2% आएगा। पैन नहीं दिया तो सर 2% और 20% विचेवरेज आया, या 1 और 20 विचेवरेज आया तो कितना आएगा 20 आएगा। दिस इज वॉज टीडीएस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली टीसीएस का भी एक रेट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे एक दूसरा चार्ट है, अगेन टीडीएस यहाँ पे दिया है पहले और नीचे दिया है टीसीएस। टीसीएस बहुत छोटा है, बहुत कम एंट्रीज है इसके अंदर, ठीक है, गिनी चुनी एंट्रीज है, ठीक है। तो ठीक है, ये सारी एंट्रीज है टीसीएस में, ये याद रखनी है। स्क्रैप के ऊपर है, तेंदुली उसके ऊपर है, टिम्बर के ऊपर है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर है, अल्कोहलिक लिकर पे है, पार्किंग टोल प्लाजा पे है, मिनरल के ऊपर है, सेल ऑफ मोटर व्हीकल है ना, ये सब के ऊपर 1% 5% 2.5% वगैरह वगैरह है। तो ये रेट के साथ में आपको याद रखना है, ठीक है ना। और टीसीएस रेट विदाउट पैन डबल ऑफ द टीसीएस रेट एज गिवन अबव और 5% विच एवर इज हायर। मतलब पैन नहीं है तो एक का डबल कितना होगा यहाँ पे 2 या फिर 5, विच एवर इज हायर तो कितना परसेंट लगेगा 5% लगेगा। ये भी आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा टीडीएस जो काटा, जैसे मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड ने हमारे केस में ये मैक्स का टीडीएस काटा था, ये एबीसी लिमिटेड को टीडीएस गवर्नमेंट के अकाउंट में कब भरना है, यानी सर टीडीएस गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करने की ड्यू डेट क्या होगी सर? तो अगर टैक्स इज डिडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स डिडक्ट कर रहे हो तो आपको ये सेम डे को डिपॉजिट करना है, ठीक है ना, राइट। वेयर द टैक्स इज पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स चलान, और वेयर टैक्स इज पेड विद प्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स चलान, तो ऑन और बिफोर 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टैक्स इज डिडक्टेड। मतलब आपको सिंपल वर्ड में अगर बता दूं तो अप्रैल का अगर टैक्स है तो आपको डिपॉजिट कब करना पड़ेगा 7 मई को, मई का अगर टैक्स है तो आपको कब करना पड़ेगा 7 जून को। लाइक दिस ये ड्यू डेट्स है अलग अलग सिचुएशन में जो आपको रट्टा मारनी है। आगे व्हेन द एओ
परमिट्स क्वार्टरली पेमेंट, अगर आपको क्वार्टरली पेमेंट का परमिशन दिया है तो अप्रैल में जून का आपको पेमेंट करना है जुलाई 7 को, जुलाई अगस्त सितंबर को आपको पेमेंट करना है 7 अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का आपको पेमेंट करना है 7 जनवरी को, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च का आपको पेमेंट कब करना है अप्रैल 30। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अदर केस में, एनी अदर केस, मार्च महीने का टीडीएस पे करना है 30 अप्रैल को और बाकी के केस में 7 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मतलब अगर आपको कॉमन सेंस में याद रखना है या सिंपल वर्ड में आपको समझना है तो मैं आपको बता दूं कि सर अप्रैल से लेके फेब तक का जो टीडीएस है वो नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख को भरना है। अप्रैल का टीडीएस 7 मई को भरना है, मई का 7 जून को, जुलाई का 7 अगस्त को, अगस्त का 7 सितंबर को, लेकिन मार्च का भरना है 30 अप्रैल को। क्वार्टर लिया तो क्वार्टर खत्म होने के बाद में 7 तारीख, अप्रैल में जून का क्वार्टर खत्म हुआ तो 7 जुलाई, जुलाई का सितंबर का क्वार्टर खत्म हुआ तो 7 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का खत्म हुआ तो 7 जनवरी, लेकिन जान फेब मार्च का जब खत्म होगा तो 30 अप्रैल। ये मिनिमम, इतना मिनिमम आपको याद रखना है। ये पॉइंट नंबर सी और ये क्वार्टर वाला, अगर आपने ये लॉजिकली ध्यान में रख लिया क्रोनोलॉजिकली तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब आपका टीडीएस तो कट हो गया, लेकिन अगर मान लेते हैं मैंने आप लोगों का टीडीएस काटा तो मुझे आपको एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि मैंने आपका टीडीएस ये काटा है करके, ताकि आप गवर्नमेंट से वो टीडीएस जो भरा है वो आगे क्लेम कर पाओ, बता पाओ कितना टीडीएस कटा है। तो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स शैल रिक्वायर टू शो सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होगा। सैलरी का अगर टीडीएस कटा है तो सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर है फॉर्म नंबर 16, और अदर देन सैलरी है तो उसका सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर 16A। सैलरी का फॉर्म नंबर है 16 और अदर देन सैलरी उसका फॉर्म नंबर क्या है 16A। और सैलरी का टीडीएस सर्टिफिकेट जो है एनुअल मिलेगा आपको, साल का एक ही मिलेगा, ऑन और बिफोर 15 जून। और बाकी केस में क्वार्टरली मिलेगा, और क्वार्टर खत्म होने के बाद में सर्टिफिकेट शैल बी इशूड विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न। ठीक है, टीडीएस रिटर्न भरने के कुछ ड्यू डेट्स होती है, उसके बाद में 15 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट देना जरूरी है। चलिए आगे कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं हम टीडीएस में ही। अब जैसे वहाँ पे पढ़ा था टीडीएस रिटर्न, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं सर टीडीएस रिटर्न क्या है। जैसे आप लोगों का इनकम आपने कैलकुलेट किया तो आपने इनकम का रिटर्न भरा, वैसे ही अगर कोई पर्सन आपका टीडीएस कट करेगा तो वो पर्सन टीडीएस का रिटर्न भरेगा। तो टीडीएस की रिटर्न के 3 अलग अलग फॉर्म है। अ पर्सन आफ्टर पेइंग टैक्स कलेक्टेड है ना टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रीपेड बिलो रिटर्न। सैलरी अगर है तो 24Q वाला रिटर्न भरा जाएगा, फॉर्म नंबर 24Q है। टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम पेमेंट मेड टू द नॉन रेसिडेंट तो 27Q है, और सैलरी के अलावा अगर आप रेसिडेंट हो मतलब प्रोफेशनल फीस है रेंट है तो 26Q है। फॉर्म नंबर भी आपको याद रखना है। तो सर सैलरी का अगर रिटर्न भरना है तो 24Q है, नॉन रेसिडेंट तो 27Q है, एनी अदर 26Q। और उसकी ड्यू डेट क्या है देखिए, क्वार्टर एंडिंग जून तो 31 जुलाई के पहले आपको रिटर्न भरना है। ठीक है, क्वार्टर एंडिंग सितंबर 31 अक्टूबर के पहले भरने का है, क्वार्टर एंडिंग दिसंबर जनवरी 31 के लिए भरना है, और मार्च का कब भरना है मई 31, यानी अप्रैल में जून के बाद का अगला महीने की लास्ट डेट जुलाई 31, जुलाई अगस्त सितंबर की लास्ट डेट 31 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की लास्ट डेट जनवरी 31, लेकिन मार्च की 31 में। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मार्च के टीडीएस भरने की ड्यू डेट भी क्या हमारे पास में थी 30 अप्रैल थी। तो जब टीडीएस भरेंगे तभी तो रिटर्न भरेंगे ना, तो 30 अप्रैल के बाद में क्या आएगा 31 मई, और ये इसके अकॉर्डिंग आपको टीडीएस सर्टिफिकेट भी आगे इशू करने की रिक्वायरमेंट। क्लियर है आप लोगों को ये? तो यहाँ पर आप लोगों का टीडीएस टीसीएस दोनों हो गया, 4 कंपोनेंट हो चुके आपके यहाँ के। इन 4 कंपोनेंट पे आप डेफिनेटली 3 क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट करो, 3 क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन ऑन दिस रिमेनिंग 2 कंपोनेंट, तो आपके 20 मार्क हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए तो बढ़ते हम लोग आगे। अब अगला सवाल है एडवांस टैक्स। अब सर एडवांस टैक्स क्या है? तो सिंपल वर्ड में अगर कहें हम तो 19-20 का टैक्स आपको 20-21 में भरना पड़ेगा, तो ईयर खत्म होने के बाद। लेकिन जहां पर भी गवर्नमेंट कहेंगे कि 1920 का टैक्स मुझे 1920 में ही भर दो, वो ईयर खत्म होने के पहले, तो उसे हम कहते हैं एडवांस टैक्स। उसे हम क्या कहते हैं? एडवांस टैक्स। इसमें आपको 2 ही पॉइंट्स मेजर याद रखने हैं। एक तो सर एडवांस टैक्स भरने के रिक्वायरमेंट मैंडेटरी किसको है, और दूसरा एडवांस टैक्स भरने का पीरियोडिसिटी या ड्यू डेट कैसा है। ठीक है, 2 ही पॉइंट मेजर याद रखना, समझते हैं हम लोग। तो एडवांस टैक्स भरने से पहले
आपको ईयर के बिगिनिंग में आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली आप एडवांस में टैक्स भरोगे। आप एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे एंड देन यू विल पे द एडवांस टैक्स। तो हम क्या कहते हैं, तो अगर आपका ये जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आपने कैलकुलेट किया, वेयर द एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एसएससी इज 10,000 और मोर अगर है, तो आपका एडवांस टैक्स भरना। मतलब आप अगर ऐसे एसएससी हो जिसके आपके हिसाब से आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उसके ऊपर है, तो आपको एडवांस टैक्स भरना है। और 10,000 के नीचे अगर है तो एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं। अब ड्यू डेट क्या है इसकी सर, तो सिंपल है, वेयर एलिजिबल एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 44 एडी और 44 एडी। 44 एडी और 44 एडी क्या है मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग देखो, क्योंकि हमने पीजीबीपी में पढ़ा है, याद नहीं हो तो जाके पीजीबीपी रिवाइज करो। तो ड्यू डेट क्या आपको इंस्टॉलमेंट भरने की, ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब अगर मान लेते हैं मैं बात कर रहा हूँ आपके केस में 1920 की, अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1920, ठीक है, तो 15 मार्च 2020 के पहले आपको अपना जितना भी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ रही है वो 100% भर देने का। मतलब अगर 1 लाख आ रहा है तो पूरा 1 लाख भर देने का। अदर एसएससी मतलब आप 44 एडी या 44 एडी में कवर्ड नहीं हो, नॉर्मल एसएससी हो, तो क्वार्टरली भरना है। जैसे अप्रैल मई जून 15 जून, जुलाई अगस्त सितंबर 15 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15 दिसंबर, जन फेब मार्च 15 मार्च, क्वार्टर लायबिलिटी। तो सिंपल है याद रखना सर, क्वार्टर का 15, अप्रैल में जून का क्या आएगा 15 जून के पहले कितना भरना है 15% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। जुलाई अगस्त सितंबर 15 सितंबर कितना भरना है 45% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्या आएगा 15 दिसंबर कितना भरना है 75%। और नवंबर दिसंबर मार्च मार्च में कितना भरना है 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। अगर ये नहीं भरा तो इंटरेस्ट पड़ेगा, पेनल्टी पड़ेगी। तो आपकी ड्यू डेट वगैरह याद रखनी है। आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि एडवांस टैक्स में आपको इतना ही याद रखना है। इसके अलावा मॉड्यूल में बहुत सारा अतरंगी शतरंगी दिया है, बट आपको उतना डिटेल में जाना नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में पुरता नहीं है वो, है ना। इसी का एक एक्सटेंशन आपको फाइनल में मिलेगा, जहाँ पे डिटेल में आपको ये चीज़ें और पढ़ ली है कि सर अगर नहीं भरा ड्यू डेट पे तो इंटरेस्ट कब आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, हाउ टू कैलकुलेट दैट इंटरेस्ट, वो सब आपको फाइनल लेवल पे डील करना है। अभी याद रखना है कि 10,000 के ऊपर अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है या 10,000 आ रही है तो आपको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत है। इसकी रिक्वायरमेंट कैसी है सर, अगर मैं 44 एडी या 44 एडी में हूँ तो साल में एक ही बार भरना है 15 मार्च को 100%, बाकी केस में क्वार्टरली भरना है 15 जून 15%, 15 सितंबर 45%, 15 दिसंबर 75%, बाद में 100%। तो 15 प्लस 30 45 प्लस 30 75, बाद में 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडवांस टैक्स। अभी लास्ट में हमारा एक पॉइंट बचा है जिसको हम कहते हैं इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स पढ़ने से पहले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ो, देन इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स पढ़ना है। ये स्टैंडर्ड्स है क्या बेसिकली, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम कंप्यूट कैसे करे और वो इनकम को डिस्क्लोज कैसे करें, उसके कुछ आपको स्टैंडर्ड्स दिए हैं जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा मैच होते हैं। तो अगर आपने एएस पढ़ा है तो ये ऑटोमेटिकली आपका हो चुका है, आप लोगों को समझ के चलना है, बस एक बार क्विकली ग्लांस थ्रू करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये आईसीडीएस यानी इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी किसको फॉलो करना, किसको अप्लीकेबल है फॉलो करना, इनकम टैक्स वाले। The standards are required to be followed by all assessees other than individual or HUF who is not required to get his books of account audited under section 44A. Then who follows mercantile system of accounting and for the purpose of computation of income chargeable income tax under that PG profit and gain of reserve profession income from other sources. Simple word में अगर बोलना है तो if you want to understand in clear or simple terms, तो individual और HUF इन लोगों को ये स्टैंडर्ड्स तभी फॉलो करना है जब उनका 44 AB में इनका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होता है, और इनके अलावा सबको फॉलो करना चाहे ऑडिट हो या ना हो। मतलब कंपनी हैज टू फॉलो आईसीडीएस, इंडिविजुअल एंड एचएफ फॉलो कब करेगा, ओनली व्हेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर गेटिंग ऑडिटेड। और ये एप्लीकेबल कब होगा, ओनली व्हेन जब आप फॉलो क्या करेंगे, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और ये आईसीडीएस अप्लाई करके आप कौन सी इनकम निकालोगे, दो इनकम निकालोगे, एक तो सर पीजीबीपी का इनकम निकालोगे और दूसरा कौन सा निकालोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बाकी जो आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, सैलरी का इनकम है, कैपिटल गेन का इनकम है, वो जो 3 रिस्पेक्टिव उनके हेड्स दिए गए उसमें जो ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना है। The standards are not for the purpose of maintenance of the books of account. These standards are for computation of income under aforesaid income only, income heads only. In the case of conflict between the provision of Income Tax Act and ICDS, तो इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजंस प्रिवेल करेगी, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी ऐसा है कि आईसीडीएस बोल रहा है कुछ और
और इनकम टैक्स लॉ बोल रहा है कुछ और, राइट। तो प्रोविजन फॉलो किसकी होगी, इनकम टैक्स लॉ की होगी, आईसीडीएस की फॉलो होने वाली नहीं। ध्यान क्या रखना है कि सर इंडिविजुअल और एचएफ को कब अप्लीकेबल है, जब उनको ऑडिट करना मैंडेटरी है 44 एबी के अंदर, बाकी सब बसेस को नॉर्मली एप्लीकेबल है। सर ये आईसीडीएस मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के लिए ही आएगा, और आईसीडीएस से मैं कौन सी इनकम निकालूंगा, इनकम चार्जेबल अंडर दैट पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये दो ही निकालूंगा। और सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स है सिर्फ इनकम कंप्यूटेशन। और सर जहां पर भी आईसीडीएस और इनकम टैक्स लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होगा, इनकम टैक्स लॉ प्रिवेल करेगा। आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। ठीक है, हम लोग अभी बढ़ते हैं आगे। अब ये है आईसीडीएस आपको दिए गए हैं, these all are ICDS। ICDS 1 अकाउंटिंग पॉलिसीज, आई होप एएस 1 से लिंक आपको याद आ रहा होगा। ICDS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, ये भी एएस में दिया गया है। देन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ICDS 3, ICDS 4 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ICDS 5 टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, ICDS 6 इफेक्ट ऑफ चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, ICDS 7 गवर्नमेंट ग्रांट, then 8 securities, then 9 borrowing cost and 10 provision contingent liabilities and contingent asset। अगर आप लोगों को ये लिंक करना है एएस से, तो ये एएस से लिंक है। ये चार्ट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार मैच द पेयर करके भी सवाल आ चुके हैं और आ सकते हैं कि सर इधर आईसीडीएस 1 अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसका लिंक्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, एएस 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सर देन आईसीडीएस 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, इसका लिंक्ड एएस कौन सा है, एएस 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। सर आईसीडीएस 3 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इसका लिंक्ड एएस कौन सा है, सर एएस 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सर आईसीडीएस 4 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, लिंक कौन सा है, सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन एएस 9। टेंजिबल फिक्स असेट, इधर एएस 10 फिक्स असेट। इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट ग्रांट, सिक्योरिटीज, बोरोइंग कॉस्ट, सारी लिंकिंग दी गई है। तो आप उनको मैच करके आप कंपेयर कर सकते हो, रीड कर सकते हो। हर एग्जाम में आईसीडीएस के ऊपर एक सवाल आता है, जो एएस को लिंक करके आप जवाब लिख सकते हो। यह सवाल आता है कि आईसीडीएस 1 क्या कहता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो क्या कहेगा ये, ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी डिस्क्लोज, दे शुड बी डिस्क्लोज एट वन प्लेस। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न एंड अक्रूवल, आपको फॉलो करना है। अगर आप पॉलिसीज चेंज कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट बताना है, चेंज क्यों कर रहे हो वो बताना है। इन्वेंट्रीज वैल्यू कैसे करनी है, इन्वेंट्री में कौन सी कॉस्ट आएगी, कौन सी कॉस्ट नहीं आएगी। जो चीज़ें एएस में दी गई उसका कंपेरेटिव आईसीडीएस में भी दिया गया है। आप एक बार एएस को अगर देख लेते हो आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो भी दिए गए अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में, तो आप कंपेरेटिव आईसीडीएस भी कर सकते हो। इनकेस रिक्वायर्ड आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, मैं आईसीडीएस पे भी इस 10 के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। पर ये तभी जब आप एएस पढ़ लो और एक बार आईसीडीएस को कंपेयर कर लो। तो हो गया, सारे पॉइंट्स हो गए हमारे। रिटर्न्स एंड पैन भी हो चुका है, असेसमेंट प्रोसीजर भी हो चुका है, टीडीएस भी हो चुका है, टीसीएस भी हो चुका है, एडवांस टैक्स भी हो चुका है, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स भी हमारे हो चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन लेते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, आपके एग्जाम के डायरेक्ट क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो चलिए, तो ये आपका December 18 वाला पेपर है, ठीक है। मेरे लिए जितने पॉसिबल होंगे मैं उतने ही क्वेश्चंस ले पाऊंगा, है ना। तो क्या क्या है देखिए, तो एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव में कुछ आया है कि सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। ये पहला सवाल, लेट अस सी। पहला सवाल आ गया, व्हेन मोटर कार इज सोल्ड फॉर ₹12 लाख by a dealer for to a buyer holding PAN, the amount of tax collection at source shall be। मोटर कार टैक्स कलेक्शन, इसके पास में पैन भी है, राइट। तो देखिए हमने टीसीएस वाला फॉर्मेट देखा था, ठीक है, जो आप लोगों को हमने शेयर भी किया है ना। तो देखिए क्या है रेट, देखिए टीसीएस का मोटर कार के ऊपर देखिए, और मुझे बताइए सेल ऑफ मोटर व्हीकल कितना है, 1%, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1%, 12,000 आ जाएगा आपका। ये हो गया आपका जवाब, 1 मार्क पक गया, ठीक है। देन ये देखिए आईसीडीएस 2, आईसीडीएस मैच नगर में कौन सा है ये, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज का है सर। तो सर 2 मार्क पक गए यहाँ पे, हमने लिस्ट पढ़ी थी, ICDS 2 इज फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, बराबर है, अगर आपको याद है तो। ये रहा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये भी हो गया हमारा, ठीक है। तो 2 मार्क तो ऑब्जेक्टिव में एक हमारे क्लियर हो चुके हैं। देन अब ज़्यादा 1 बाय 1 देखने से बेटर है कि मैं डायरेक्टली मूव करता हूँ लास्ट क्वेश्चन पे,
जहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि स्पेसिफिकली पार्ट सी के ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली हम लोग मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, 5 मार्क्स ईच, 3 का जवाब देने का है। पहला वाला है वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, एचएफ एंड पॉलिटिकल पार्टीज। लीजिए, तो इंडिविजुअल के केस में कौन करेगा? इंडिविजुअल खुद। एचएफ में कौन करेगा? कर्ता। कर्ता नहीं कर पा रहा है तो कोई मेजर को पार्सनल करेगा। पॉलिटिकल पार्टी में उसको ऑथराइज सिग्नेटरी। एनी 5 ट्रांजैक्शंस वेयर कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी, आप लोगों को पता है, वो हमने पढ़े थे। बैंक अकाउंट खोलना है सर, डीमैट अकाउंट खोलना है सर, टेलीफोन लेना है सर, देन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लेना है, 50,000 के ऊपर कुछ ट्रांजैक्शन करना है। देन ICDS 1 और अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी है, वही आएगा उसमें कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कौन से होते हैं, फॉलो नहीं किया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड देन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 144 के ऊपर लिखना है। तो जो हमने स्लाइड पढ़ी थी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, क्यों होगा, है ना, जहाँ पे SSC कोऑपरेट नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह सारी चीज़ आपको लिखनी है। अगर आप लोगों को देखना है तो एक बार आपको दिखा दूँ कि, है ना, विच आर दी स्लाइड्स जो आप लोगों को ध्यान, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाली पार्ट पर। ये देखिए, ये जो 2 स्लाइड्स थी हमारी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाली, ये जवाब लिखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए पढ़ते हम लोग आगे। हो गया 15, ये और 2 ऊपर गए, आगे ऐसे और कुछ सवाल आएंगे। ये पेपर है आपका दिसंबर 18 का। एट द सेम टाइम अगर मैं जून 19 का पेपर देखता हूँ तो यहाँ पर भी आई विल मूव डायरेक्टली टू द लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पे कहा गया है, देखिए, एनी 3 के आपको जवाब देने हैं। लॉसेज विच कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ व्हेन द रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट। कौन से लॉसेज कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं जहाँ पे आपने रिटर्न ड्यू डेट में भरा नहीं है। ये देखिए, हम लोगों ने स्पेसिफिकली पढ़ा था कि सर ये वाले लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते जब रिटर्न ड्यू डेट में आप नहीं भरते हो। बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, ये 4 नाम लिखने हैं, सेक्शन का रेफरेंस देना है, तो आपको 5 में से 5 मिल जाएंगे। आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की कॉस्ट में कौन से आइटम्स एक्सक्लूड करने चाहिए। आपने एयर्स टू जो पढ़ा होगा उसी का रिप्लिका है यहाँ पे, है ना। जैसे अगर आप GST भर रहे हो और अगर आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो उसको आपको कंसिडर करना नहीं है। एक एग्जाम्पल हो गया, लिखना है। देन वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 142 140, कंपनी के केस में कौन करेगा? तो ऑथोराइज सिग्नेटरी करेंगे उसके, जो भी उसके ऑथोराइज सिग्नेटरीज रहेंगे एज पर द बोर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या एज पर द रेजोल्यूशंस पास्ड। देन स्क्रूटिनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143, स्क्रूटिनी असेसमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद है तो असेसमेंट प्रोसीजर में क्या पढ़ा था, देखिए स्क्रूटिनी असेसमेंट एक बार आपको क्विकली दिखा देता हूँ। ये था स्क्रूटिनी असेसमेंट, आपको ये लिखना है, ये स्लाइड लिखनी है, स्लाइड नंबर 28 लिखनी है यहाँ पर और 29 लिखनी है टाइम लिमिट के साथ, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और एक लास्ट में मैं एक और पेपर ले लेता हूँ जो कि दिसंबर 19 का है। अगेन यहाँ पर मैं डायरेक्टली मूव करता हूँ आखिरी के सवालों के ऊपर, क्योंकि अंदर के क्वेश्चन देखने अगर हम जाएंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा, तो आप खुद के भी पेपर एनालाइज कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन TDS एंड TCS, रिलेटेड टू द 139(4), कोटिंग ऑफ आधार एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो जो हमने पढ़ा है उतने ही पार्ट के ऊपर आप लोगों को पूरा का पूरा पूछा गया है। ज़्यादा आप लोगों को लोड लेना नहीं है। मॉड्यूल में बहुत सारी चीज़ें अतरंगे शतरंगे दी है, बहुत डिटेल में इधर क्या होगा उधर क्या होगा, बहुत कुछ ज़्यादा बताने की कोशिश की है, बट टू स्पेसिफिक टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं वही आपको देखने का है। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज है या कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल एंड दिस सेशन हियर। थैंक यू।